हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जेहो स्टडी। कुछ कारणों से मैं आज मॉर्निंग में नहीं आ पाया, लेकिन अभी हम लोग परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू का ये एमसीक्यू का टेस्ट नंबर 3 है, जिसमें 10 से 12 एमसीक्यूज़ होंगे। अभी तक जो भी हमने पॉलिटी में पढ़ा है उसका रिवीजन, साथ में अगर कुछ नया भी है तो उसको आप ज़रूर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। मेरे ख्याल से आज के क्वेश्चंस में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है कि कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ होने वाले हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ इन सब चीज़ों को, तो आज ये एक ही वीडियो आ पाया। उसका रीज़न कुछ था जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो अपलोड हो पाए आपके पास। तो परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत मॉर्निंग में हम लोग रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का क्लास कर रहे हैं, जहाँ पर प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो देख सकते हैं। कुछ वीडियो मैंने ऐड नहीं कर पाए हैं, वो मैं ऐड कर दूँगा। शाम के समय में हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं पीसीएस अपर के लिए, लेकिन आज की क्लास मिस हुई है, तो इसलिए मैं एमसीक्यू टेस्ट नंबर 3 कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको पॉलिटी के क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप जेहो स्टडी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नीचे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9453775039। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप बेल आइकन पर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको रोज़ डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल जाए। आज आप ये कर सकते हैं कि आप जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लें, उन वीडियोस को फिर से देख लें, फिर से सुन लें। यूट्यूब पे एक फ़ीचर होता है जहाँ पर 2x की स्पीड आप लगा सकते हो, उस 1.75 की स्पीड लगाकर उन वीडियोस को फिर से रिवाइज़ कर लिया जाए, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ें तो आपके लिए बहुत आसानी रहे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, यूपीएससी 1996 क्वेश्चन है ये। भारत का प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? इनमें से वक्तव्य बताना है। पहला लिखा है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। मेरे ख्याल से जब ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत तेज़ी में ऐसा लगा होगा कि वास्तविकता में इस स्टेटमेंट में कोई भी खामी नहीं दिख रही, लेकिन आपको एक बार फिर से इसको पढ़ना चाहिए। लिखा है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस चीज़ को आप याद रखिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया। दो मैंने अभी तक आपको संसद नहीं पढ़ाया है, तब भी ये याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो मंत्री बनेगा वह संसद का सदस्य होना ही चाहिए। किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल के अंतर्गत मंत्री बना दिया जाएगा, शर्त यह है कि उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का मेंबर होना होगा। ठीक, शायद प्रधानमंत्री के लिए भी यही शर्त है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, शर्त यह है कि उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का मेंबर होना होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोकसभा से कई लोग जब खड़े होते हैं तो नहीं जीत पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरुण जेटली लोकसभा की सीट से खड़े हुए, नहीं जीत पाए, लेकिन उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और 6 माह के अंदर राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। तो ऐसा तो नहीं है कि उस सदन का सदस्य होगा तभी उसको मंत्री बनाया जाएगा। इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपसे बोला क्वेश्चन करेंगे आज आप, तो आज आपके दिमाग पे बल पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। देखिए, याद रखिए कि भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का मतलब चयन करने के लिए स्वतंत्र है। वह स्वविवेक का प्रयोग करेगा, अपनी उसकी जो पर्सनल डिस्क्रिप्शन है उसका प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की सलाह उसको नहीं चाहिए। हाँ, अनुच्छेद 75 में ये अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद इट्स हेड प्राइम मिनिस्टर। और अनुच्छेद 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त जो अन्य मंत्रियों का मतलब नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, सलाह प्रधानमंत्री की चाहिए, ना कि राष्ट्रपति की। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट जो आप पढ़ रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। इसमें लिखा है कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यही सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक, तो आपको हो सकता है पीछे आवाज़ें आ रही हों, तो उनको आप इग्नोर करें। उसका कारण ये है कि मैं कहीं बाहर हूँ और वीडियो बना रहा हूँ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं?
कौन से सिद्धांत हैं संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत? पहला लिखा है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा लिखा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा लिखा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये लिखा हुआ है जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वही मंत्रिमंडल का भी मुखिया होता है। तो क्या मैंने ये आपको नहीं बताया हुआ है कि मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष जनरली होता है, अगर मैं बोलूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही मंत्रिमंडल आती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड तो चीफ प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं। हेड ऑफ द स्टेट तो हम राष्ट्रपति को कहते हैं। राज्य का मुखिया तो राष्ट्रपति है। और यहाँ पर जब मैं राज्य का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं देश की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 3 तो साफ साफ गलत हो गया। तो अगर मैं स्टेटमेंट 3 को काट दूँ तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया ऑप्शन। तो बचा कौन सा? ऑप्शन ए। इसका मतलब मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो व्यक्ति जो मंत्री बन रहा है उसे संसद का सदस्य तो होना ही पड़ेगा 6 माह के अंदर। भले ही वो उससे पहले संसद का सदस्य नहीं होगा, लेकिन 6 माह के अंदर उसको होना पड़ेगा। दूसरा लिखा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर रहते हैं। तो ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब तक आपके पास बहुमत है तब तक आपकी सरकार है। बहुमत गया तो सरकार जाएगी तो मंत्री भी सब जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्योंकि आर्टिकल 74 ये इंश्योर करता है, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति मतलब मंत्रिपरिषद का यह कार्य है कि वह राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करे। इसलिए क्योंकि आर्टिकल 74 ये कह रहा है, इसलिए हालांकि लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी डिसॉल्व मतलब भंग कर दी गई है, लेकिन वह कार्य तब तक करती रहती है जब तक कि नई लोकसभा चुनकर नहीं आ जाती। उसका कारण है क्योंकि आर्टिकल 74 कह गया है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मशवरा पर ही कार्य करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 को इन्फोर्स करने के लिए वो डिसॉल्व होने के बाद भी, लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी बनी रहती है। ठीक, तो मेरे ख्याल से मैंने इस चीज़ को आपको बहुत क्लियरली बता दिया, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भारत का महान्यायवादी, इसके संबंध में अटॉर्नी जनरल के संबंध में पहला स्टेटमेंट लिखा है लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। दूसरा लिखा है लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा लिखा है लोकसभा में बोल सकता है। चौथा लिखा है लोकसभा में मतदान कर सकता है। मैंने चिल्ला के बताया है। आर्टिकल 76, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 105। और मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर आर्टिकल 76 कहता है कि देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। आर्टिकल 88 कहता है कि वह संसद के सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, विचार दे सकता है, पर वोट नहीं दे सकता, क्योंकि भारत का महान्यायवादी वास्तविकता में संसद का सदस्य नहीं होता। ठीक, हाँ, वह हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, उच्चतम कानूनी अधिकारी होता है, इसलिए वह अपने विचार अपना बोल सकता है, विचार वक्तव्य दे सकता है, लेकिन वोट करने की आज़ादी उसको संसद में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन 4 में अगर काट दूं तो बी ऑप्शन तो मेरा साफ साफ कट गया, एलिमिनेट कर दिया मैंने। अब बोल सकता है ये मैं श्योर हूँ, बोल सकता है इसका मतलब ए भी कट गया। 3 तो एकदम श्योर होगा कि होगा ही होगा। लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल मैंने तो बोला भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो याद रखिए आर्टिकल 88 ये भी कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल उस समिति में भी अपने विचार और बोल सकता है, विचार दे सकता है, बैठ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है जिस समिति का उससे सदस्य बनाया गया हो। इसका मतलब वह लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है, किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है अगर उसे बना दिया गया तो। ठीक, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर उसको उस समिति में नॉमिनेट कर दिया गया या उस समिति में उसको रखा गया है तो वह उस समिति का सदस्य हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1 2 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है, ओहो, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित, मैंने आपको राज्यपाल पढ़ा दिया है,
तो मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को एकदम आपको आर्टिकल 200 बताया, अनुच्छेद 200 बताया, अनुच्छेद 201 बताया, लेकिन जानबूझकर ये नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चंस में ये आएंगे, ये चीज़ें आने वाली हैं। इसलिए मैंने आपको 201 में, आर्टिकल 201 कहता है कि राज्यपाल के पास यह शक्ति है जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। क्वेश्चन ये है कि आखिर किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में। तो आप याद रखिए, नंबर 1 परिस्थिति है कि अगर उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा है, ऐसा कोई बिल लेकर आए हैं राज्य की विधानसभा वाले, तो राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ अनुच्छेद 201 के अंतर्गत रोक सकता है। नंबर 2, अगर वह विधेयक अनुच्छेद 31(a) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है तो भी राज्यपाल अनुच्छेद 201 का प्रयोग करेगा। अगर वह विधेयक राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है तो भी राज्यपाल प्रयोग कर सकता है अनुच्छेद 201 का, क्योंकि वास्तविकता में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, राज्य के शासन को चलाने के लिए मूल हैं, फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं, उनको तो आपको राज्य को अपनाना ही होगा। ये बात अलग है कि राज्य को अपनाना ही होगा में भी कुछ लूप होल्स हैं जिनकी चर्चा मैं तब करूंगा जब मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ाऊंगा और फंडामेंटल राइट पढ़ाते हुए ये अंतर बताऊंगा कि आखिर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मूल अंतर क्या है। ठीक, कौन इन्फोर्सेबल हैं, कौन इन्फोर्सेबल करेक्टर के नहीं हैं, कौन लागू होकर ही माने जाएंगे और कौन लागू नहीं हो पाते, किसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भाग के जा पाएंगे, किसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भाग के नहीं जा पाएंगे, किसके लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग होगा, किसके लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं होगा, ये चर्चाएं करेंगे। और नंबर 4 आपको याद रखना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए वो बिल भी मतलब विचारार्थ के लिए रोक सकता है जो कि अधिकारातीत हो, अधिकार से ज़्यादा अगर बढ़ के चीज़ें हो रही हैं तो भी राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 201 का प्रयोग करते हुए उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक ले। इसका मतलब मेरे ख्याल से अब आप क्लियर हो चुके होंगे। मैंने आपको ऑप्शन 3 बताया, फिर 4 बताया, फिर 2 बताया, फिर 1 बताया, सारे ही आंसर सही हैं। इसका आंसर है 1 2 3 4। ऑप्शन मत देखिए, ABCD उल्टा लिख गया है, आंसर इसका सही है 1 2 3 4। ठीक, मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया? चिल्ला के मैं बता चुका हूँ आपको। मैंने आपको आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78 बताया हुआ है और मैंने आपको वहाँ अच्छे से बताया हुआ है। आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद इट्स हेड प्राइम मिनिस्टर, एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और दूसरा क्लॉज मैंने आपको आर्टिकल 74 का बताया कि यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस सलाह देगी। ठीक, राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य नहीं करता, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के विवेक से कार्य करता है, ये बात अलग है। कुछ दशाओं में राष्ट्रपति अपने पर्सनल डिस्क्रिप्शन, अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। किन दशाओं में, तो आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर है आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74। और चूंकि मंत्रिपरिषद लिखा है, मंत्रिपरिषद लिखा है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, एक्चुअली में ये इन्होंने शब्द का गलत प्रयोग कर दिया है, जो क्वेश्चन में हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, ये सही कर लीजिए इसको। यहाँ पर अगर ये कैबिनेट लिखा है तो यहाँ पे मंत्रिमंडल होना चाहिए। ठीक है, ये वास्तविकता में क्वेश्चन की टाइपो मिस्टेक है, आप इसमें एकदम क्लियर रहो। ठीक, अगर मैं मंत्रिमंडल बोल रहा हूँ तो आप याद रखना अनुच्छेद 352। ठीक, अगर मैं मंत्रिपरिषद बोलता हूँ तो अनुच्छेद 74 आंसर सही है। इस चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखिए, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे मंत्रिपरिषद का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आंसर ए होगा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट में कैबिनेट लिखा है, इसका मतलब होता है मंत्रिमंडल, तो आंसर सी होगा। ठीक, अपने अकॉर्डिंग उसको आप एडजस्ट कर लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन लिखा है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। मैंने आपको भारत का महान्यायवादी पढ़ा दिया लेकिन राज्य का महाधिवक्ता नहीं पढ़ाया। आज मैं अभी आपको यही बता देता हूँ। जिस प्रकार भारत के महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है,
उसी प्रकार राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का वर्णन अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है, जहां पर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सैलरी राष्ट्रपति डिसाइड करता है, रिमूवल राष्ट्रपति करता है, क्वालिफिकेशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनने की योग्यता रखता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि उसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जाता। इसी के साथ में अगर राज्य के महाधिवक्ता की बात करूं तो जहां जहां पर मैंने देश के महान्यायवादी के बारे में राष्ट्रपति का टर्म यूज़ किया हो वहां पर आप राज्य के महाधिवक्ता के जगह पर राज्यपाल का प्रयोग कर लें। फॉर एग्जांपल, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। महान्यायवादी की सैलरी राष्ट्रपति डिसाइड करता है तो महाधिवक्ता की सैलरी राज्यपाल डिसाइड करेगा। महान्यायवादी का रिमूवल राष्ट्रपति करता है तो राज्य के महाधिवक्ता का रिमूवल राज्यपाल करेगा। ये सारी चीज़ें मैंने लिखवा रखी हैं। वहाँ पर आप महान्यायवादी में जब महान्यायवादी पढ़ रहे हैं तो जहाँ पर राष्ट्रपति है वहाँ पर राज्यपाल कर देंगे तो वो महाधिवक्ता हो जाएगा, पहला अंतर। दूसरा, जहाँ पर देश के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल का योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की होनी चाहिए, उसी जगह पर राज्य के महाधिवक्ता के लिए मैं बोलूँगा कि वह व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता होगा वह राज्य का महाधिवक्ता बन जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अनुशंसा करेगी राज्य की मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। समझ में अगर आ जाए तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जब सामने आऊँगा तो फिर से बताऊँगा ये, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। याद रखिए, उच्चतम न्यायालय, इवन इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, इसका आंसर है नाइदर वन नाइदर टू, ठीक। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अपेलेट जुरिसडिक्शन और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि मैं आपको आई लव यू आर्टिकल 143 जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो बता चुका हूं। जब मैं आपको उच्च न्यायालय पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वास्तविकता में उच्च न्यायालय क्या आर्टिकल 143 का प्रयोग कर रहा होता है या नहीं। इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन आप छोड़ना छोड़ दें, आंसर इसका डी है, ठीक। लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और उसके सेवा शर्तों से संबंधित उपबंध है। याद रखिए, क्या के बारे में चर्चा आर्टिकल 148 से 151 में की गई है, जहां पर आर्टिकल 148 यह बिल्कुल भी नहीं कहता कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और इसकी सेवा शर्तें, ठीक। स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल, कथन ए गलत है, ठीक। अब वो क्या है ये जब मैं आपको 148, 149, 150, 151 पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। दूसरा लिखा है संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त किए बिना वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर नहीं सकता। यह वास्तविकता है। जिसका कार्य है ऑडिट करना और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना, यह कार्य वह स्वतंत्र रूप से तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ना हो, जो कि संविधान उसको देता है। इसलिए कारण तो एकदम सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही। कुछ लोग हो सकता है कह दें सर यहीं बता दो 150 आर्टिकल, यहीं बता दो 151, क्यों नहीं बता। देखो, हर चीज़ का एक ग्रेजुअल मैनर होता है, जिस तरीके से वो बढ़ना चाहिए। मैं आपको बस अभी के लिए बताना चाहता हूँ कि आपको आज की डेट में ये याद हो जाए कि आर्टिकल 149 में उसकी नियुक्ति और उसकी सेवा शर्तों की चर्चा नहीं की गई। और अगर मैं ये कह रहा हूँ तो आप एक बार आर्टिकल 149 ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ऐसा हो कि नहीं सर की गई तो मुझे कमेंट करिएगा सर की गई, और अगर नहीं की गई है तो आर्टिकल 149 में क्या लिखा है ये ज़रूर कमेंट में लिखिए। नहीं लिखना चाहते तो पढ़ लीजिए कि आर्टिकल 149 में क्या लिखा हुआ है। मैं तो जब आपको आर्टिकल 141 से 151 बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा 141 में क्या लिखा है, 149 में क्या है, 150 में क्या नियुक्ति 150 में तो नहीं लिखी, 151 में क्या लिखा है, तो मैं आपको तब ये बताऊंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अपनी कार्यकारी अधिकार जो उसके एग्जीक्यूटिव पावर हैं, जो मैंने आपको आर्टिकल बताया था, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था गियाट क्यूको, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी गियाट क्यूको, जहाँ पर गियाट में आर्टिकल 153 था राज्य का राज्यपाल होगा,
7वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि एक राज्य का राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ई में लिखा है आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, जिसमें एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, सभी मंत्री और मुख्यमंत्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है, और कारण लिखा है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मेरे ख्याल से ये मैं बहुत क्लियरली आपको बता चुका हूँ। जहाँ पर आर्टिकल 75 मैंने आपको पढ़ाते हुए बोला था, आर्टिकल 75 दो, मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 75 बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 89 जोड़ के काम करा लूँगा आराम से, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने बहुत ही अच्छे से मेरा यह लेक्चर राज्य की कार्यपालिका या फिर केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रखा है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए यह प्रश्न बहुत आसान है। जिन्होंने पहली बार आज इस वीडियो में जंप मारी है, उनके लिए बता देता हूँ कि किसी भी मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ, उस मंत्री को अगर बर्खास्त करना है तो ये कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, और राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर देगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है। करना पड़ेगा ऐसा, इसका कारण क्यों है कि वास्तविकता में प्रधानमंत्री ही अपनी मंत्रिपरिषद का मुखिया है। अब इसी को मुख्यमंत्री के टर्म में कैसे पढ़ूंगा कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है, किससे, राज्यपाल से, और ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वह अपनी राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। कथन कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा ना हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हो स्टडी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे प्रेस करिए, आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप जय हो स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप पिंग कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो उसके भी आपको नंबर इसी पे आपको संपर्क करना है। मुझसे कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वो ले सकते हैं आप। तो अभी के लिए ये वाला वीडियो, इस सारे क्वेश्चन को लगाइए, आराम से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।